चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत या जंतु जगत। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट किंगडम की यानी पादप जगत की, और उससे पहले बात की थी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में विविधता। उनके आधार पर हमने इस किंगडम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई, इन तीनों की बात हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले लेक्चर में बात की थी। उसके बाद प्लांट किंगडम में हमने प्लांटाई की बात की थी, और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में एनिमेलिया की। गाइस इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं यानी कि जहाँ जिन टॉपिक्स से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार फ्रेम होते हैं उन टॉपिक्स की हम महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एनिमेलिया। एनिमेलिया में किस तरीके से हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमेलिया को मुख्य रूप से 2 समूह में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स और कशेरुकी बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो इस तरह से हमने दो तरह की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। किनको? एनिमेलिया को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनवर्टिब्रेट्स आखिर होते क्या हैं और इनमें कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वे समूह हैं, यानी कि सबसे बड़ा समूह होता है जानवरों में, और ये इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इनके पास निम्नलिखित समूह शामिल होते हैं। कौन कौन से? पोरिफेरा यानी स्पंज, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस यानी चपटी कृमि, नेमोटेडा यानी सूत्रकृमि, एनेलिडा कृमि, एंथ्रोपोडा, ठीक है, एक मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। सबसे लार्जेस्ट संघ की बात करें तो ऑर्थोपोडा होता है, और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो होता है मोलस्का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स। वे समूह जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उनको निम्न समूह में विभाजित किया गया है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पीसेस एम्फीबिया यानी उभयचर, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, एवीज पक्षी, और मेमेलिया यानी स्तनधारी। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कुछ देर बाद। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं वे जीव या फिर वे समूह जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास पोरिफेरा। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पोर्स होते हैं। कौन क्या होते हैं? पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, पोरिफेरा को आम भाषा में स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं। इनका शरीर असीमित यानी कि कोई भी डेफिनेट शेप इसमें नहीं होता है, और ये छिद्र युक्त होते हैं। शरीर में कोई विशेष अंग या ऊतक नहीं होते हैं। इनके शरीर में छिद्रों से पानी का प्रवाह होता है, जिससे भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जलीय जीव होते हैं, अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इनका जो प्रजनन है वो लैंगिक या अलैंगिक दोनों तरीके से होता है, यानी कि सेक्सुअल या असेक्सुअल दोनों तरीके से कोई सा भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। इनके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पोंजेलिया, ये इनके प्रमुख उदाहरण हैं। और इनका जो शरीर है वो बाहरी स्केलेटन से सुरक्षित होता है। ये देख सकते हैं आप, इनमें एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, ये नॉन मोबाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह पर स्थायी तौर पर निवास करते हैं। और ये जलचर होते हैं, ये जल में रहते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनमें इनकी जो शारीरिक संरचना है वो संरचना 2 तरीके से होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसलिए इनको डाइप्लोब्लास्टिक में रखा जाता है। और ये एक्यूलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें किसी प्रकार कोई कॉलम नहीं होते हैं। इनके बीच में कुछ ऐसा स्थान नहीं होता है जिनमें कोई लिक्विड भरा होता है, या फिर कोई ऐसा स्पेस नहीं होता है जो हम कह सकते हैं ये खाली स्पेस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एकोलियोमेट होते हैं। ठीक है, कौन? पोरिफेरा। नेक्स्ट आता है निडेरिया या सिलेंट्रेटा। निडेरिया सिलेंट्रेटा की बात करें तो ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से? एक तो रेडियल सिमेट्री और डाइप्लोब्लास्टिक। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ये गोलाकार होते हैं,
यानी कि इनका आकार गोल होता है और इनको कहीं से भी देख लीजिए आप, ये एक जैसे ही दिखाई देंगे। निडरिया को डायप्लोब्लास्टिक जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायप्लोब्लास्टिक जीव। इनकी पहचान उनके डंक कोशिकाओं यानी कि स्टिंजिंग सेल्स से होती है। मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो हमने बात की थी रेडियल सिमेट्री होते हैं। निडेरिया या सिलेंट्रेटा एक ऐसा समूह है जिसमें जेलीफिश, सी एनिमोन और कोरल जैसे समुद्री जीव शामिल होते हैं। इस समूह के जीव मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं और इनमें एक बॉडी कैविटी होती है यानी कि मुख्य गुहा होती है जिसमें भोजन को पचाया जाता है। ये जेलीफिश देख सकते हैं, कोरल्स देख सकते हैं और एक हाइड्रा, ये एग्जाम्पल हैं निडेरिया या सिलेंट्रेटा के। इनका अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, तो इनकी जो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनकी जो सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि इनका शरीर जो है वो रेडियल सममितीय यानी कि गोलाकार होता है। यानी शरीर को अगर आप कहीं से भी देख लीजिए, ये चारों तरफ से समान अंग के दिखाई देंगे। इससे क्या होता है, ये अपनी हर किसी भी दिशा में आने वाले खतरे को भांप सकता है और उनका सामना करने में मदद करते हैं ये लोग। ठीक है, इनकी जो शेप है, बात करते हैं इसकी जो जलीय जीवन जो होता है, यानी कि इनका जो लाइफ है वो एक्वेटिक होता है और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, जेलीफिश ये एक तरीके से समुद्र में बहुत सुंदर दिखाई देता है और इनमें थोड़ा हल्का जहर भी होता है। कोरल जो है ये पॉलिप के रूप में समूह रूप में होते हैं कोरल। ठीक है, और चट्टानों जैसी संरचनाएं बनाए रखते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ भी कहते हैं। हाइड्रा की बात करें तो ये ताजे पानी में रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस की। प्लेटी हेलमिंथिस क्या होते हैं? ये भी एक इनवर्टिब्रेट्स समूह में आते हैं। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये बायलैटरल सिमेट्री, ट्रेप्लोब्लास्टिक और एक्कोलियोमेट होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरह से एक जैसे दिखाई देते हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब होता है कि ये डायप्लोब्लास्टिक से ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी कि इनमें 3 लेयर होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक मध्यम लेयर होती है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस जो है ये समतल कृमि कहते हैं इनको हिंदी में। ये जीव बहुत ही पतले चपटे शरीर वाले होते हैं और मुख्य रूप से ये पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये अन्य जीवों के शरीर में रहते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इनका शरीर कोमल और बिना किसी विभाजन के चपटा होता है। कुछ इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि ये फ्लैट बॉडी होती है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, एक्कोलियोमेट होते हैं, यानी कि इनका जो शरीर में आंतरिक गुहा यानी कि जो कॉलम होते हैं वो नहीं होती है, इसलिए इनको एक्कोलियोमेट की कैटेगरी में रखा गया है। यानी इनमें जो है वो कॉलम नहीं होते हैं। ये कॉलम का मतलब क्या होता है? कॉलम का मतलब होता है आंतरिक गुहा, इनमें वो उनका अभाव होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यानी पाचन तंत्र की बात करें तो इसमें एक ही छिद्र होता है भोजन, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अधूरा होता है। किनका? प्लेटी हेलमिंथिस का। ठीक है, यानी कि भोजन जो है वो शरीर के माध्यम से पचाया जाता है और उसी छिद्र से बाहर निकालता है, ये होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों टाइप का होता है, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, और ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें कई ऐसे जीव होते हैं जो परजीवी होते हैं, यानी कि मनुष्य और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया, लीवर फ्लग और टैपवॉर्म। इनमें एनस नहीं होता है। ठीक है, प्लेनेरिया, लीवर फ्लॉग और टैपवॉर्म ये प्लेटी हेलमिंथिस के एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में इनके एग्जाम्पल्स को ही लेकर के पूछा जाता है कि ये किस फाइलम से रिलेट करते हैं या फिर कौन से कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं इनकी प्लेनेरिया की, तो ये स्वतंत्र रूप से रहने वाला फ्लैटवर्म है। कौन? प्लेनेरिया, और जल में पाया जाता है। लीवर फ्लग की बात करें तो ये एक परजीवी यानी पैरासाइटिक फ्लैटवर्म है जो कि मुख्यतः यकृत यानी कि लीवर में रहता है और यह वहीं पर ही यकृत में ही संक्रमण फैलाता है। टैपवॉर्म की बात करें तो टैपवॉर्म जो है ये आंतों में रहने वाला परजीवी है या जो इंसानों में पाया जाता है, मतलब इंटेस्टाइन में रहने वाला कौन सा परजीवी है? टैपवॉर्म। ठीक, नेक्स्ट आता है नेमाटोड्स। ठीक, नेमाटोड्स मतलब एस्केलेमिंथिस। ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है,
यानी कि अंग प्रणाली जो संगठन है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोकोलम होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया। स्यूडोकोलम क्या होते हैं? स्यूडोकोलम का मतलब ये होता है कि इनमें आंतरिक शरीर गुहा स्यूडोकोल होती है, यानी कि इनके जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों के इर्द गिर्द एक झिल्ली घिरी रहती है। इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास जो है कुछ झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम स्यूडोकोलोमेट कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्यूडोकोलोमेट कहा जाता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है। ठीक है, इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें, शरीर कैसा होता है इनका? बेलनाकार होता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में एलिफेंथेसिस, फाइलेरियल वॉर्म्स और आंतों के कीड़े यानी राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फाइलेरिया की बात करें यानी कि फाइलेरियल वॉर्म्स की बात करें तो ये परजीवी गोलकृमि होते हैं जो मानव लसिका तंत्र में संक्रमण करता है। जैसे कि हाथी पांव वगैरह जैसी कोई गंभीर बीमारी होती है वो फाइलेरियल वॉर्म्स की वजह से ही होती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, जो हाथी पांव बीमारी होती है वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, नेमाटोड्स की वजह से ही, जो कि नेमाटोड ग्रुप में आते हैं और इनकी वजह से होती है। आंतों के कीड़े यानी कि राउंड वॉर्म जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, नीमेटोड्स को हम हिंदी में कहते हैं गोलकृमि। क्या कहते हैं? गोलकृमि। ये जीव जो है वो गोल आकार के होते हैं और मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले और परजीवी होते हैं। कैसे? ये इंडिपेंडेंट भी रहते हैं और ये पैरासाइटिक भी होते हैं। ये जीव अधिकतर मिट्टी, जल और अन्य जीवों में रहते हैं। ठीक है, और कुछ मानवों या जानवरों में ये रोग उत्पन्न करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? नेमेटोड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिडा। एनालिडा की बात करें तो हिंदी में इन्हें कड़ी कृमि क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं कड़ी कृमि। ठीक है, या एनालिडा कहा जाता है। ये जीव भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर होते हैं, जल में या मिट्टी में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो सेगमेंटेड होता है, यानी कि ये खंड खंड में इनका खंडित होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, इनका शरीर विभिन्न खंडों में विभाजित होता है और यह समूह मुख्य रूप से भूमि, जल और अन्य पर्यावरणीय तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोलियोमेट होते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कोलियोमेट की, तो कोलियोमेट क्या होता है कि इनका जो शरीर है पूरी तरह से आंतरिक शरीर होता है। आंतरिक शरीर गुहा यानी कॉलम से भरा हुआ होता है, जो अंगों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करता है। क्या? कोलियोमेट। ये लोकोमेट्री ऑर्गन पेयर्ड होते हैं, यानी कि जो लोकोमोशन करने वाले अंग होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। लेटरल अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अर्थवर्म और लीचेस इसके एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? अर्थवर्म और लीचेस। अर्थवर्म की बात करें तो ये मिट्टी की उर्वरता बनाने में सहायता करता है और लीचेस जो हैं वो रक्त चूसने वाला परजीवी होता है, जो कि मनुष्य और जानवरों के शरीर से रक्त चूसते हैं। कौन? लीचेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, और टू द पॉइंट बात करने पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल्स को रिलेट करना, यानी कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी का है उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार एग्जाम्पल्स के बारे में ही जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोलस्का। मोलस्का की बात करें तो यह जीवों का एक बड़ा और विविध समूह है और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा? सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा। और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फाइलम वो कौन सा है? ये मोलस्का होता है। इसमें समुद्री, ताजे पानी और भूमि पर रहने वाले जीव शामिल होते हैं। इनका जो शरीर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और कुछ में कठोर बाहरी आवरण यानी शैल होते हैं। मोलस्का का जो शरीर है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है। कैसे? सिर, पैर और चालन अंग, जिन्हें हम सिर यानी हेड, पैर फुट और चालन अंग को हम मेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, शरीर मुलायम होता है, बाहरी कंकाल कठोर होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो ओपन, खुले तरीके से होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उदाहरण के तौर पर ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो और स्नेल ये मोलस्का के उदाहरण हैं।
मुख्य कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये इनका वही सॉफ्ट बॉडी होती है, हार्ड शेल होते हैं, कठोर शेल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है, यानी कि मुंह से लेकर के और गुदा तक एक पाचन मार्ग होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये जीव शाकाहारी, मांसाहारी और मिश्रित आहार पर निर्भर करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोलस्का का जो रिप्रोडक्शन है वो आमतौर पर अंडों द्वारा होता है, जिनसे छोटे जीव यानी लार्वा निकलते हैं। कुछ मोलस्का जीवों का सेक्सुअल होता है, जबकि कुछ असेक्सुअल प्रजनन भी देखा जाता है। ठीक है, इनमें फूट और मसल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल्स के माध्यम से और लंग्स के माध्यम से भी होती है। यानी अधिकांश जो मोलस्का है, वो मोलस्का के जो अधिकांश जीव हैं वो गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, और कुछ भूमि पर पड़े रहने वाले जो जीव हैं जो कि मोलस्का की कैटेगरी में आते हैं, वो फेफड़े से भी श्वसन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लास्ट आता है कि इसमें जो नर्वस सिस्टम भी होता है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की बात करें हम तो यह एक तरीके से समुद्री जीवों का समावेश होता है। ये जीव समुद्र में रहते हैं और इनकी जो प्रमुख पहचान है वो कांटे से होती है। यानी इनके शरीर पर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं। इन जीवों का जो शरीर है एक विशेष प्रकार की संरचना से बना होता है। ठीक है, जिन्हें हम पेंटीरेडियल सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेडियल सिमेट्री ना करके पेंटीरेडियल सिमेट्री होता है। पेंटीरेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इनका जो शरीर का आकार है वो 5 भागों में बटा हुआ होता है। आपने कभी स्टारफिश देखी होगी, वो 5 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें पेंटीरेडियल सिमेट्री में रखते हैं। किनको, एकाइनोडर्मेटा को। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में ये कांटेदार त्वचा होती है, पेंटीरेडियल सिमेट्री होती है। इनकी जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, इनमें क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि ये तंत्र जल के दबाव का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है, और ये अंग इनकी गति और पकड़ने की क्षमता में मदद करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एकाइनोडर्मेटा है वो एक तरीके से एक यूनिक ऑर्गन सिस्टम है, जो कि वस्त्र प्रणाली यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम में एक तरीके से ये उसको धारण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो एग्जाम्पल इसके स्टारफिश, ब्रिटल स्टार और सी यूर्चिन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है एकाइनोडर्मेटा की। स्टारफिश की बात करें तो ये समुद्र में पाया जाता है और इसके 5 अंग होते हैं। कितने, 5 अंग होते हैं। ब्रिटल स्टार की बात करें तो यह समुद्र में पाए जाते हैं और इनके पास लचीले अंग होते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। और सी यूर्चिन की बात करें तो ये कठोर शेल और कांटे वाले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉर्टेटा। कॉर्टेटा की बात करें तो ये एक तरीके से उन जीवों का समूह होता है जिनके शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं, और वे विशेष अंग एक संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समूह के जीवों का शरीर एक नोटोकॉर्ड से समर्थित होता है। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट किसको करते हैं, नोटोकॉर्ड को। आइए देखते हैं कि होते क्या है कि ये इनका जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो है, ये बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलियोमेट होते हैं। तीनों के बारे में मैंने पहले चर्चा की हुई है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है कि छड़ के समान संरचना होती है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो छड़ के समान होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये कॉर्डेटा के जीव में पाई जाती है। यह शरीर के अंदर एक तरह की लचीलापन बनाए रखती है, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाए रखती है। जब ये बाद में जब एडल्ट स्टेट में आ जाती है तो यही कि ये जो संरचना है जो फ्लेक्सिबल होती है, ये रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हम जिसे वर्टेब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, फायरिंग्स में युग्मित गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है, यानी कि फेरेंजियल स्लिट्स जो होते हैं ये एक विशेष अंग मतलब ये जो हैं गिल स्लिट्स, जो कि विशेष अंग गले के पास स्थित होते हैं। इनका जो कार्य होता है वो सांस लेना, भोजन को प्राप्त करना या अन्य कार्य में मदद करना होता है। इनमें से कुछ स्लिट्स जीवों में गले के अंदर एक स्थान पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य के पास विकसित हो जाते हैं। ठीक है, बंद रक्त परिसंचरण प्रणाली होती है इनकी अगर हम जो सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो इनका सर्कुलेशन सिस्टम कौन सा होता है, क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है इनका। अब कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं हम, तो कॉर्डेटा में यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो नॉन वर्टेब्रेट्स, एक वर्टेब्रेट्स और एक प्रोटोकॉर्डेटा। नॉन वर्टेब्रेट्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे वर्टेब्रेट्स की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की। प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं वो नॉट कॉर्ड नहीं होते हैं, यानी केवल इनमें तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कॉर्ड होती है,
उदाहरण के तौर पर हर्डमेनिया, एम्फियोक्स और बालानोग्लोसस, ये नोटोकॉर्डेटा के उदाहरण हैं। ठीक है, नोटोकॉर्डेटा में छड़ के समान की संरचना होती है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक, अब आता है कशेरुकी, यानी कि जिनके रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके भी कुछ कैटेगराइज किए गए हैं। इनको 5 कैटेगरी होती है इनकी मेनली, तो पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया। ठीक है, इससे पहले कैटेगरी आती है साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है कि इनमें जबड़ा रहित कशेरुकी होते हैं। ठीक है, इनमें जबड़ा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन, होग मछली और लैम्प्रे, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किसके? साइक्लोस्टोमेटा के। नेक्स्ट आता है पीसेस। पीसेस मछलियाँ होती हैं, इनका एग्जाम्पल कौन सी है? मछलियाँ जो हैं वो जल में रहने वाली वर्टेब्रेट्स हैं। इनमें गिल्स होते हैं और ये जल के माध्यम से श्वसन करती हैं। उदाहरण के तौर पर जो हड्डी की मछलियाँ यानी कि बोनीफिश हो जाती है और कार्टिलेगिनस फिशेस होती हैं। इनमें 2 कक्षीय हृदय होते हैं। कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 2, यानी कि इनके जो हार्ट में अगर बात करें कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो इनके हार्ट में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉगफिश, शार्क और ट्यूना। नेक्स्ट आता है उभयचर यानी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि ये जीव जल और भूमि पर रहते हैं। इनमें श्वसन के लिए गिल्स और फेफड़े होते हैं। इनकी विशेषता ये है कि जब ये जल में रहते हैं तब तो ये इनका जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के माध्यम से होता है, और जब ये भूमि पर रहते हैं तब इनका जो रेस्पिरेशन है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। उदाहरण के तौर पर मेंढक, टोड्स और सैलामेंडर, ये एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं। इनमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं। इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं वो जीव भूमि पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, और इनके शरीर पर कड़ा और शुष्क त्वचा होती है। इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी शुष्क होती है और कड़ी यानी कठोर होती है। ये अंडे देते हैं जो भूमि पर ही होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। इनके जो हृदय में प्रकोष्ठ की बात करें तो ये 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है, कितने? 3 प्रकोष्ठ होते हैं इनके हृदय में। अपवाद यानी कि इनका एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में कि मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आंसर होगा 4। होने को तो वो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं, और रेप्टाइल्स में जो भी जीव रेप्टाइल्स में कंसिडर होते हैं उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। लेकिन मगरमच्छ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये जीव ठंडे खून वाले जीव होते हैं। आपने कभी देखा होगा जो छिपकली है वो गर्मियों के दिनों में हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इनका जो खून है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट आता है पक्षी यानी एविस। एविस जो है ये गर्म खून वाले जीव होते हैं और इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, और ये अंडे देते हैं। ठीक है, एविस ये पक्षी जो हैं उड़ने में सक्षम होते हैं। इनके शरीर पर पंख होता है और इनकी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी हल्की होती है ताकि उड़ने में इनको मदद मिल सके। एग्जाम्पल कबूतर, गिद्ध, मोर एट्सेट्रा इनके एग्जाम्पल हैं। लास्ट आता है मैमेलिया यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी जीवों के पास बाल होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनमें श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है, और मतलब काफ़ी विकसित होता है। अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो मैमेलिया में काफ़ी डेवलप्ड सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन, एलिफेंट, टाइगर, ये सब मैमेलिया के एग्जाम्पल हैं। ये 4 कक्षीय हृदय होते हैं, यानी कि इनके जो हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इनमें ग्लैंड्स होती है, यानी कि ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। ठीक है, इनमें अगर अपवाद की बात करें तो अंडे देने वाले जैसे प्लेटिपस और इचिडना, ये इसके एक्सेप्शन है। किस में आते हैं? ये मैमेलिया में आते हैं।
एग्जाम्पल हमने देख लिए, मनुष्य, व्हेल और डॉल्फिन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइज हमने यहाँ तक पढ़ा था एनिमल किंगडम के बारे में, और इस चैप्टर में बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज मोड पर, रिपीट मोड पर देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।